क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कहता है अंडरलाइन ऑल एसआई बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे उसने एसआई बेस यूनिट्स बोला है। यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की तरफ से होती है, वो अगर कोई एसआई क्वांटिटी मौजूद होती है तो उसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। तो बेस यूनिट्स में यू हैव एक एम्पेयर, दूसरा आपके पास केल्विन। ठीक है। बाद औक़ात बच्चे यहाँ पे करंट को भी अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जहन में रहे कि करंट इज अ क्वांटिटी, और उसने आपसे कहा था ऐसा ही बेस यूनिट्स चाहिए सिर्फ आपको। ठीक है। चलें, अगले पार्ट में उसने कहा कि अ टॉय कार मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द कार इज गिवन बाय द इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा, देखो, यूनिट्स एंड क्वांटिटीज में फर्क ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जो एसआई बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी मेरे साथ, वो आपके पास लेंथ एक एसआई बेस क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, या फिर आपके पास मास एक एसआई बेस क्वांटिटी है, आपके पास टेम्परेचर, टाइम एंड करंट, ये एसआई बेस क्वांटिटीज हैं। इनके जो यूनिट्स हैं, लेट्स से मीटर्स, केजी, केल्विन, सेकेंड्स एंड एम्पेयर, ये यूनिट्स हैं। ठीक है ना। कहीं पर वो आपसे कभी पूछ लेगा कि यूनिट्स बता दें, कहीं पर वो आपसे पूछेगा कि आप सॉरी क्वांटिटीज बता दें, कहीं पर वो आपसे पूछेगा कि यूनिट्स बता दें। तो इक्वली आपने इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है। ठीक है। चलें। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछता है कि अ टॉय कार मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द कार इज गिवन बाय s equals to v square upon 2a, where a is the acceleration of the car and v is the velocity. ठीक है। State two conditions that apply to the motion of the car in order for the above equation to be valid. जब हम इक्वेशंस और मोशंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस पर कुछ कंडीशंस कही थी। हमने कहा था कि ये दो तीन कंडीशंस मेंशन होंगी, मतलब ये क्या कहते हैं, ये कंडीशंस जो है वो उसको फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसमें से आपके पास एक तो डेफिनेटली कुछ जनरल हो जाती है, एंड साथ में इस वाले पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, जनरल कंडीशंस ये हैं, आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है लीनियर मोशन होना चाहिए। ये तो हर केस में वैलिड है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इस केस की बात करूं जहां पर हम जिस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे आपको याद होगा कि ये सवाल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a s का एक डेरिवेटिव है। यहाँ पे आपके पास यू स्क्वायर जीरो है, तो एग्जैक्टली हम ये बात लिखेंगे। एक तीसरा पॉइंट, अगर इनमें से किसी भी एक जगह को, बेहतर होगा कि आप एक पॉइंट ये लिखें और एक पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करें कि, मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए बेहतर है कि आप लीनियर मोशन का वर्ड यूज करें। अच्छा, यहाँ पे लीनियर मोशन से मुराद हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक्चुअली जैसे अगर हमारे पास रोटेशनल मोशन है, हम उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऑसिलेटरी मोशन है उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है ना। दैट्स व्हाट लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन इज। ठीक है। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आगे वो आपसे बोलता है एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बी, द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। एस लिया है 3.89 प्लस माइनस 0.5% परसेंटेज एरर दे रखा हुआ है। वेलोसिटी आपके पास है 2.75 मीटर पर सेकेंड, 0.8। सबसे पहले उसने बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो ऊपर गिवन फॉर्मूला को ये आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन का बनाऊंगा मैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है। गिवन वैल्यूज को इसके अंदर हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। v की वैल्यू आपके पास 2.75 का स्क्वायर आ जाएगा,
एंड न्यूमरेटर में यू हैव ट्वाइस ऑफ 3.89। जल्दी से एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए मुझे यहाँ से कैलकुलेट करके। 0.97। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद इसने बोला डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्सेलरेशन की चाहिए आपको, तो देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास किस तरह निकलेगी। अगर आप इस वाले फॉर्मूला को ही जो आपने रीअरेंज करने के बाद देखा है, इस वाले फॉर्मूला को ही अगर आप देखें तो उसके हिसाब से आपके पास टू तो कांस्टेंट हो चुका हुआ है। अब आप अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं ए, तो वो आपके पास किस तरह आएगी, तो आपके पास आएगी डेल ए ओवर ए इंटू 100, और वो बराबर होगी आपके पास ट्वाइस ऑफ डेल वी ओवर वी इंटू 100, मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसकी। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने की वजह से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो चीजें हैं, मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ए और वी और एस, ये आपको दे रखी है, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ, वैल्यू इज 0.8 और दिस इज 0.5। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास 1.6 प्लस 0.5 2.1% आ रहा है, ऐसे ही है। सबके पास यही वैल्यू आ रही है। चलो, अगले पार्ट में उसने कहा आपसे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल करके दे दो। देखिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप किस तरह निकाल सकते हैं, आपको पता है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो निकलेगी फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, फ्रैक्शनल वैल्यू में किस तरह निकालूंगा, मेरे पास थी 2.1 परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.1 ओवर 100, दैट इज 0.021। और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाली थी 0.97। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। तो बेटा जल्दी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू बताइएगा। 0.02। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मसला ये है कि जो एरर्स गिवन है ना, वो आपको क्या कहते हैं, वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने 0.02, 0.2 है या 0.02 है, कैलकुलेशन चेक करो साथ अपनी। 0.02 लिखेंगे। अच्छा, क्योंकि इसको टू डेसिमल प्लेस पे लिखा था, तो वो भी टू डेसिमल प्लेस पे, मतलब 0.02 आ जाएगा, तो आप सिंपली लिखेंगे वैल्यू 0.02। आपने अनसर्टेनिटी के अंदर बार बार मैंने बोला है, जब आप लिख रहे होते हैं अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट बिलखुसूस, तो आपने अनसर्टेनिटीज की वैल्यू के अंदर एरर्स वगैरह, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है जनाब, तो ये पहला और आसान सा सवाल डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है अ मोटर यूजेस अ वायर टू रेज अ ब्लॉक एज इलस्ट्रेटेड। The base of the block takes a time of 0.49 seconds to move vertically upwards from level X to level Y. Level X से level Y तक जाने में वो सिर्फ 0.49 ले रहा है at a constant speed of 0.65 मीटर per second। ठीक है। During this time, the wire has a strain of 0.0012. The wire is made of a metal of Young modulus 2.2 10 power 11 pascals and has a uniform cross section area. ठीक है। The block has a weight of 1.4 into 10 power 4 Newton. Assume that the weight of the wire is negligible. ठीक है।
कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, यंग मॉडुलस है आपके पास और वेट ऑफ द ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेस, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस बराबर होता है एफ ओवर ए, बल्कि हमें स्ट्रेस तो गिवन ही नहीं है, हमें यंग मॉडुलस से काम करना पड़ेगा। यंग मॉडुलस आपके पास बराबर होता है एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मैंने स्ट्रेन की वैल्यू मतलब डायरेक्टली स्ट्रेन क्यों लिख दिया, क्योंकि मतलब स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, ए निकालना है। अब आप वैल्यूज पुट करते चले जाओ। देखो यंग मॉडुलस आपके पास 2.2 इंटू 10 पावर 11 दे रखा हुआ है, ठीक है। फोर्स ली जाएगी जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है। वेट आपको दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1.4 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय द एरिया, जो कि हमें एक्चुअली चाहिए। और स्ट्रेन की वैल्यू हमें दे रखी हुई थी, तो स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास थी 0.0012, ठीक है। यहाँ से आपने ए को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले आप इसको इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ए को ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेकर के आएंगे, एंड वो सारी चीजें आप मैथमेटिक्स करने के बाद क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। तो जल्दी से क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू निकाल करके बताइएगा मुझे, बी क्विक इन दिस वन। 5.3 10⁻⁵ बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास आया है 5.3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। सबके पास यही वाला आ रहा है ना, ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड, हो गया, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। स्मॉल वैल्यू चेक करो, 10⁻⁻6 क्यों आ रही है, गलत आ रही है, 10⁻⁵ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फॉर द मूवमेंट ऑफ इट्स बेस फ्रॉम एक्स टू वाई में क्या चाहिए आपको, एक्स टू वाई में आपको चाहिए इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हमारे पास इसकी हाइट गिवन है, हमारे पास हाइट नहीं गिवन है, हमारे पास टाइम जरूर गिवन है, ठीक है, और स्पीड गिवन है, सही है। और ये 3 नंबर का बिल्कुल सही है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, देखिए, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एम जी इंटू एच। एम जी तो आपके पास है, आपको गिवन है इसका वेट, राइट। लेकिन एच डायरेक्टली आपके पास नहीं है, बट स्टिल आपको टाइम भी गिवन है और आपको उसकी वेलोसिटी स्पीड भी गिवन है। तो डेफिनेटली जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर है वही इसकी हाइट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग स्पीड इनटू द टाइम। स्पीड थी इसकी 0.64, क्योंकि उसने यहाँ ऊपर मेंशन किया कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, और जो टाइम लगा था दैट वाज 0.49। तो जनाब ये हो गया 0.49। यहाँ से आपके पास हाइट की एक वैल्यू आएगी, आप चाहें तो अलग से कैलकुलेट करें, और चाहें तो इसको अब इसी तरह लिख दें। आपको जो वेट की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.4 एम जी की वैल्यू हो गई है 1.4 10 रेज टू द पावर 4, ये गिवन वैल्यू थी। और
0.65 इंटू 0.49 से मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया था, वर्टिकल हाइट आ गई। तो ये इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 4390 आ गई। अब इस 4390 के साथ क्या करना चाहिए? 4390 4400 लिखेंगे। क्यों 4400 लिखेंगे? क्योंकि हमें जो भी चीज चाहिए ना, वो टू सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो आपसे बोले नहीं कि जनाब थ्री, या फिर अप्रोप्रिएट का वर्ड भी यूज करता है ना, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी इस्तेमाल करना। आइए बात समझ में आप सबके। चलें जी। उसके बाद उसने कहा द मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 56%, कैलकुलेट द इनपुट पावर टू द मोटर एज द बेस ऑफ द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। अच्छा देखिए, एफिशिएंसी जो होती है आपके पास, वो है यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। आपको यहाँ पे इनपुट चाहिए, ठीक है? तो इनपुट पावर, अच्छा पावर मांगी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट एनर्जी आएगी। इनपुट एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि आउटपुट के तौर पे मैं आउटपुट पावर MGH को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। या अगर हम चाहें तो हम इसको, ये क्यों मिटा दिया मैंने, खैर हम इसको पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? सबसे पहले तो एफिशिएंसी इज 0.56, 56% का मतलब है 0.56। अच्छा, आउटपुट पावर क्या है आपके पास? आपके पास आउटपुट पावर इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर टाइम। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी 4400, और टाइम जो लगा था दैट वाज 0.49 सेकेंड। तो टाइम से डिवाइड कर दिया, ये हो गई आपके पास पावर। अब जो आपके पास आंसर आएगा बेटा, वो डायरेक्टली पावर ही दे रहा होगा आपको, आउटपुट, ठीक है, सॉरी इनपुट पावर। तो यहाँ से आपके पास पावर इनपुट की वैल्यू आती है। तो जल्दी से ये भी कैलकुलेट कीजिएगा। 44 joules divided by time gives me power। एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो वो इनपुट पावर आ जाएगी। इनपुट पावर निकालिए जल्दी से। 1600, 16,000 एक्चुअली। ठीक है जी, 16,000 आ गया बेटा। 56 को डिवाइड ही तो किया था 100 से, जो ये 0.56 बना, ऐसा है, ठीक है? तो हमने उसको डायरेक्टली 0.56 लिख दिया, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। उसने आपसे आगे कहा कि उसने कहा द बेस ऑफ द ब्लॉक नाउ हैज ए यूनिफॉर्म डिसेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम लेवल y until the base of the block stops at level z। ठीक है, calculate the tension in the wire as the base of the block moves from y to z। अच्छा, टेंशन आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, टेंशन किसके बराबर होगी? डेफिनेटली दी डिसेलरेटिंग फोर्स। अच्छा, एक दफा दोबारा पिक्चर को देख लें। वो यहाँ तक बेस, सॉरी, यहाँ तक तो वो पहुंचा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू थी 0.65, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिसेलरेट कर रहा है आपके पास, ठीक है। और डिसेलरेशन की वैल्यू उसने पीछे दे रखी है, वो भी हम दोबारा करें। उसने कहा कि टेंशन की वैल्यू जो भी स्ट्रिंग के अंदर होगी ना, उस टेंशन की वैल्यू आप बता दो, टेंशन की वैल्यू कितनी है। तो देखिए, आपके पास डिसेलरेशन से आएगी रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसके ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स। देखें,
आपके पास F इज इक्वल्स टू ma है, ठीक है। F की वैल्यू, सॉरी M की वैल्यू आपको नहीं गिवन थी, लेकिन इसका मास जरूर दे रखा हुआ है। मास कितना था, वेट दे रखा हुआ है 1.4 टेंस पावर 4 न्यूटन, ठीक है जी। तो 1.4 इंटू टेंस पावर 4, ये डिवाइडेड बाय 9.81 करूंगा तो ये हो जाएगा मास, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसकी डिसेलरेटिंग वैल्यू से, दैट इज 1.3। बेटा इससे मेरे पास आया इसके ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब वो रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आ रही है, सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करें। वन एट डबल फाइव 1855 न्यूटन को, ये हो गया आपके पास रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अच्छा, टेंशन फोर्स आपके पास कितनी होगी पहले तो ये देखना। बेटा आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो थी टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन आपको चाहिए थी, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी आपके पास, इसको मैं वेट 1.4 इंटू टेंस पावर 4 माइनस द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है जी। 1855 बेटा जरा पहले ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू मुझे कंफर्म कर दो। 1855 है, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बता दो अब जल्दी से। रिजल्टेंट फोर्स, ओ सॉरी, टेंशन की मैग्नीट्यूड बता दीजिएगा। 138145, तो इसको हम लोगों को, और क्या उसने सिग्निफिकेंट फिगर्स की यहाँ पे बात की है, 138000, और अगर मैं 1.4 करता हूँ तो सिमिलर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना। तो मुझे इसको 1.38 टेंस पावर 4 लिखना चाहिए, या फिर एक दफा दोबारा देखो यार कैलकुलेशन, अरे एक मिनट भाई गलती हो गई है यार। दिस इज टेंस पावर 4, अच्छा वो गलती हो गई, ये टेंस पावर 4 है। अब वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो 1.2। अब देखो कहाँ से अपनी गलती को एनालाइज कर सकते हो। इसने यहाँ पे कहीं नहीं बोला था कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है। प्रीवियस मेरा आंसर जो मेरी गलती की वजह से आ रहा था वो 138 समथिंग आ रहा था। अब मैं इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर पे रखता हूँ तो आंसर वही हो जाता है जो कि आपके पास वेट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे आपको अलार्म बज जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे वो समझ में, चलो। देखो ये होता है पेपर साथ सॉल्व करने का और एयरली सॉल्व करने का एक फायदा कि यू एक्चुअली, देखो ये भी नहीं सीखना है ना कि सही जवाब किस तरह देना है, ट्रबल शूटिंग भी साथ साथ देखनी है, ठीक है ना। देन एंड देयर यू नीड टू ट्रबल शूट। अच्छा, उसके बाद वो आपसे बोलता है कि द बेस ऑफ द ब्लॉक इज एट लेवल एक्स वाई जी, अच्छा एट टी एक्स वाई जी respectively. Sketch, on figure 2.2, sketch a graph to show the variation with t distance of the base of the block from level x. Numerical values are not needed, ठीक है जी। अच्छा, टाइम टाइम एक्स पर उसका बेस एक्स पे था, टाइम वाई पे उसका बेस वाई पे था, और टाइम जी में उसका बेस जी पे था, ठीक है। तो बेस ने, मतलब उसका जो बॉटम लेवल था एक्स से लेके वाई तक, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो इसका, क्योंकि उसने बोला न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चाहिए, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे बना लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या इसने यहाँ पे बोला था कि इट स्टॉप्स, हाँ इट स्टॉप्स एट जी। स्टॉप्स एट जी के इंपॉर्टेंस क्या है कि ग्राफ ग्रेडियंट जो है वो जीरो जाना चाहिए।
क्योंकि उसके बाद ये डिसेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आपका ग्राफ डिक्रीज होगा, एंड सिंस इट स्टॉप्स एट जी, तो आखिर में जो आपका ग्राफ है, इट मस्ट रीच अ जीरो मैग्नेट लाइक दिस। आई बस समझ में। तो ये कुछ इस तरह आई बस समझ में, द ग्रेडियंट मस्ट रीच जीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जी के ऊपर आकर के उसने आपसे कहा था कि इट स्टॉप्स एट जी, यहाँ लिखा हो। तो पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर डिक्रीजिंग ग्राफ शोइंग दैट द वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है ना। चलें, आई होप यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। काफी लेंदी सवाल था ये। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वो कहता है अ यूनिफॉर्म बीम ए बी इज अटैच्ड बाय अ हिंज टू अ वॉल एट इन ए एज शोन इन फिगर 3.1। ये आपके पास कोई बीम है, वो यहाँ पे हिंज पे लगी हुई है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो देते थे, बीम हैज अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, वेट W, द ब्लॉक ऑफ 12 न्यूटन, ये वाला, rest on the beam at a distance 1.0.15 from end B, मतलब यहाँ से 0.35 हो गया, ठीक है। The beam is held horizontal in an, ये जहन में रखना है, equilibrium by string attached between B and a fixed point C. The string has tension 17 newtons and is at an angle of 50। चलेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई अब आपके पास। उसने बोला स्टेट टू कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, जल्दी से बता दो वो दो कंडीशंस। फातिमा बिल्कुल यही चीज लिखोगी ना तो गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली यही चीज लिखी तो गलत हो जाएगा। वेरी गुड शांति जी, इसको इसी को चेंज करो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज तो एक डायरेक्शन है, अरे बस समझ कॉन्सेप्ट समझिए, क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए। तो आपने इसका एक बिल्कुल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होने के लिए भी, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रख लो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आप लोग का कॉन्सेप्ट सही होता है, आप लोग लिखने में इतनी गड़बड़ कर देते हो कि वो फिर मजबूरन नंबर काटने पड़ते हैं। सम ऑफ ऑल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसी बात को एक दूसरे अंदाज से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। आप लिख सकते हैं नेट टॉर्क, इतनी सी बात लिखनी है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं लिखना चाह रहे तो ये हो गई पहली कंडीशन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो। ये हो गई दूसरी कंडीशन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, ठीक है। तो दीज आर द थ्री वेज जहां पर आप ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो लिख सकते हैं। जहन में रखिएगा, क्लॉकवाइज इज टू एंटी क्लॉकवाइज इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन क्लॉकवाइज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज व्हाट, है बस समझ में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लो, बच्चे अक्सर लिखते हैं अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो भाई लेफ्ट और राइट का क्या होगा, या फिर अगर वो लिख दे लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, तो आगे पीछे का क्या होगा। आपने सिंपल एक लफ्ज में लिखो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, या फिर नेट फोर्स जीरो। इसी तरह टॉर्क के लिए सेम फैशन के अंदर आप इतना आंसर लिख सकते हो। आई बात समझ में, स्मार्टली खेलना है। उसके बाद ये बोला है शो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 13 न्यूटन। बे इंतहा आसान सवाल, ठीक है बेटा। 17 आपके पास टेंशन है, एंगल है आपके पास 50, आपको वर्टिकल कंपोनेंट शो करना है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप बनाते हैं, ठीक है। और वो क्योंकि एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होगा तो वो वहां पे आप साइन लगाओगे, तो वो हो जाएगा आपके पास 17 साइन 50।
तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट वुड बी 17 साइन 50, और वो आ जाना चाहिए 13 के इक्वल। आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली 13.02, आप 13 लिखेंगे इसको। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट में पार्टिसिपेशन हो रही है ना, इस टेंशन की तरफ से टर्निंग इफेक्ट में पार्टिसिपेशन 13 न्यूटन की फोर्स की हो रही है। तो इस फोर्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये फोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, आगे उसने बोला बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए कैलकुलेट द वेट। अब देखो, बेइंतहा आसान चीज हो गई। आपके पास सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जरा रिकॉल कर लेते हैं, कैसे देखते थे बेटा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू को देखूं, तो डब्ल्यू वुड प्रोवाइड अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, 12 न्यूटन वाली फोर्स वुड प्रोवाइड अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ऑल अलोन 13 न्यूटन वाली फोर्स विल प्रोवाइड अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस के साथ आप डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू क्योंकि बिल्कुल सेंटर में एक्ट कर रहा है, 0.5 न्यूटन 0.5 मीटर्स का आपके पास बीम था, तो ये हो जाएगा 0.25। इसका मोमेंट प्लस द मोमेंट बाय द ब्लॉक, 12 न्यूटन का है, 0.35 के फासले पे एक्ट कर रहा है। ये दोनों मोमेंट्स का सम बराबर होगा 13 न्यूटन एक्टिंग एट द टोटल डिस्टेंस दैट इज 0.5, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, कह चुका था वो। तो बेटे यहाँ से इस वेट की वैल्यू निकालो जल्दी से जरा। वेट डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए, 9.2, सबके पास यही वैल्यू आ रही है। गुड हो गया, तो ये स्पीड चाहिए भाई, 9.2 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज। सुभान अल्लाह, यार पता नहीं क्यों ऐसे सवाल इतने हसीन लगते हैं ना मुझे। बताओ भाई, सवाल पढ़ लो दोबारा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज। मतलब देखो, यहाँ पर भी तो एक ऑन द बीम बाय द हिंज, ठीक है। अगर यहाँ पर एक इसका कंपोनेंट यहाँ एक कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ भी मिल रही होगी, और क्योंकि इसका वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसको एक अपवर्ड फोर्स भी मिल रही होगी। तो इसने बोला कि आप ये बता दें कि इसको रिजल्टिंग फोर्स क्या एक्ट कर रही है। अब आप यहाँ पे लगाएंगे ये वाली कंडीशन, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। देखें, हिंज जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मुझे कैसे बता सकते हैं भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसको पिवट कंसिडर कर लूँ, तो ये जनाब नीचे की तरफ फॉल करेगा, जो कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको एक फोर्स लग रही है अपर डायरेक्शन, इसको सपोर्ट अपर डायरेक्शन में करेगा, ठीक है ना। तो हिंज जो बीम के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो डेफिनेटली कुछ ये वाली डायरेक्शन होगी, क्लास में भी डिस्कस किया था, तो वर्टिकल अपर डायरेक्शन में पता। लेट्स से कि इस फोर्स का जो नाम दे देते हैं, वो फोर्स है एफ। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था, तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगी। अपवर्ड फोर्सेस में आपके पास हो गई एक एफ प्लस 13, ये बराबर होना चाहिए डाउनवर्ड फोर्सेस के 9.2, ये वेट है, प्लस ये जो 12 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये आपने पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में यहाँ पे लगाई बेटे। यहाँ से जल्दी से एफ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास, करके दिखा दो जरा। 8.2। ठीक है, हमारा कहाँ से आएगा बेटा, ये फोर्स डाउनवर्ड फोर्स।
ठीक है। अच्छा, अब देखें वो सवाल जो आप लोगों से नहीं होते। उसने कहा, अच्छा मैंने ऐसे ही कह दी, मैंने अभी सवाल पढ़ा नहीं है वैसे। उसने कहा द ब्लॉक इज नाउ मूव क्लोजर टू वन एंड टू एंड ए of the beam. Assume that the beam remains horizontal. State what is the change, what this change will state whether this change will increase, decrease, or have no effect on the horizontal component of the force exerted on the beam by the hinge. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कर क्या रहे, कर ये रहे हैं कि ये इस ब्लॉक को यहाँ लेकर के आ रहे हैं। लेट्स से कि ये जो ब्लॉक है इसको ये मूव करके यहाँ ले आए। ठीक है। अब उसने ये बोला कि बताओ कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हिंज पे लग रहा है, हिंज की तरफ से बीम पे लग रहा है, क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, क्यों इंक्रीज होगी बेटा। हाँ तो क्यों इंक्रीज हो रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे तो भाई इंक्रीज का मतलब ज्यादा फोर्स होता है, रीजन तो बताओ। वो मेरा बच्चा वो इस वाली फोर्स की बात कर रहा है, ये वाली फोर्स, ये इस फोर्स के बारे में। देखो, अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड है, क्या ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड है, एंड सिंस मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, सो लेट्स टेक दिस एज अ पिवट। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करवा देता हूँ तो इसका जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम दी पिवट, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस फ्रॉम दी पिवट बढ़ रहा है तो इसका जो मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सिंस इसको बैलेंस रखना है, इसकी वजह से यहाँ से जो मोमेंट है वो बढ़ेगा, बैलेंस रखने के लिए। यहाँ से मोमेंट बढ़ने का मतलब यह है कि ये वाली फोर्स आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आपके पास अगर ये वाली फोर्स बढ़ रही है तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आ गई होगी आपके पास। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास डिक्रीज हो गया। ये बस समझ गए। मैं फिर से समझाता हूँ। इसको यहाँ लेकर के आए बेटा, इसकी वजह से जो मोमेंट बन रहा था अबाउट दिस पॉइंट इंक्रीज हो, जिसको बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजें, ये तो फिक्स था, यहाँ पर ही आपके पास मोमेंट बड़ा होगा क्योंकि इसका तो डिस्टेंस भी फिक्स है, इसकी तो फोर्स भी फिक्स है। तो ये डिस्टेंस फिक्स है, मोमेंट किस तरह बड़ा होगा, आपके पास फोर्स इंक्रीज होगी। ठीक है। अगर ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स बढ़ता है तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स इधर आने का मतलब ये है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है। क्लियर हुई बात बच्चों। तो सिर्फ इतनी मेहनत दिमागी तौर पे करवा के उसने एक नंबर दिए डिक्रीजेस, लेकिन शुक्र करो कि एक्सप्लेन करने को नहीं बोला। लेकिन अगर एक्सप्लेन करने को बोलोगे तो आप सिंपली ये लिखोगे, जब मतलब अगर इसकी तरफ से मोमेंट देखोगे यहाँ पे तो आप लिखोगे, अगर मैंने बी को पिवट रखा हुआ है तो आप लिखेंगे दी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू दी ब्लॉक increases about B, due to which the clockwise moment due to F increases, distance constant है तो magnitude of the F increases due to which the horizontal component क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीजें उसको अंदाजा है बच्चों की काबिलियत का तो वो नहीं पूछता कि भाई एक्सप्लेन कर दो, तो बस बता दो क्या चाहिए। समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहता है टू ब्लॉक्स स्लाइड डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर अलोंग अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस as shown in figure 4.1.
the blocks collide and then move as shown. ठीक है, टकरा गए। तो अब देखें हमें डिटेल्स क्या दे रखी हुई है। हमें डिटेल्स दे रखी हुई है दैट इट्स मास इज 0.37, एक्स वाई का मास है 0.65, अनइक्वल मासेस हो गए। टकराने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा सॉरी, हमें मोमेंटम दे रखा है, सो सॉरी, 0.37, 0.65, 0.13 इनके मोमेंटम दे रखे हैं बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ओके। तो उसने बोला ब्लॉक X has an initial kinetic energy of 0.30। एक दफा हम ये पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं जिसको इग्नोर कर रहे थे कि कोई इंफॉर्मेशन मिस ना। वो कहते हैं ब्लॉक X initially moves to the right with a momentum of 0.37 kg meter per second. Block Y initially moves to the left with a momentum of 0.65 kg meter per second. After the blocks collide, block X moves to the left along this original path with the momentum 0.13, block y moves to the left after the collision। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। कैलकुलेट द मास ऑफ ब्लॉक एक्स। अच्छा जी, किसी प्यारे से बच्चे को रिलेशन याद है मास और पोटेंशियल, मास और मोमेंटम का, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का किसी प्यारे से बच्चे को मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से आप, नहीं वो तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी हो गया ना, आपको चाहिए ये क्या कहते हैं मास ऑफ द ब्लॉक चाहिए। ठीक है, और क्योंकि मोमेंट वेलोसिटी नहीं गिवन है, मोमेंटम गिवन है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ था और जो पूरी उम्मीदें आप लोग भूल चुके हुए होगे। तो बेटा मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम आपको गिवन था 0.37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 0.3। जल्दी से वैल्यू बताओ कितनी आ रही है मास की। मास की वैल्यू बताओ बच्चों। 0.23। चलेंगे, मास आ गया आपके पास 0.23 kg, राइट। अच्छा, अब उसने आपसे बोला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, बिफोर मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन। तो बिफोर द कोलिजन आपके पास अब एम बी एम वन यू वन तो है नहीं आपके पास, डायरेक्टली मोमेंटम गिवन है। तो 0.37 प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस 0.65 इक्वल्स टू माइनस 0.13 प्लस मोमेंटम ऑफ वाई। सही है, ये आपके पास हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअली क्या था। ये आपके पास M1U1 था, ये आपके पास M2U2 था, ये आपके पास M1V1 है, क्योंकि उसने M1 और V की फॉर्म में नहीं दिया तो हमने डायरेक्टली इस तरह कहा। अच्छा ठीक है, माइनस वाई। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है? ठीक है, नहीं डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, इसलिए माइनस किया। जिन्होंने प्लस के साथ किया होगा उनका आंसर माइनस में आ गया होगा, तो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। डायरेक्शन की बात आ गई तो मैं यहाँ फर्क नहीं पड़ा, वैसे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा भाई। इन बोला सर ने बोला था फर्क नहीं पड़ता, माइनस छोड़ दो, यहाँ नहीं हो रहा था। ठीक है, चले जी। अब आगे वो आपसे पूछता है ब्लॉक एक्स exerts an average force of 7.7 Newton on block Y during the collision. Calculate the time that the blocks are in contact with each other. कैसे? देखो, फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है,
अब फोर्स आपके पास है और चेंज इन मोमेंटम आपके पास है। अगर आप चेंज इन मोमेंटम किसी भी एक ब्लॉक का ले लोगे, वैसे तो उसने किसकी बात की है, ब्लॉक ब्लॉक वाई के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ब्लॉक वाई के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फिर मुझे चेंज इन मोमेंटम भी ब्लॉक वाई पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज नेगेटिव 0.15, इनिशियल वॉज नेगेटिव 0.65। ठीक है, तो फाइनल नेगेटिव 0.15, इनिशियल नेगेटिव 0.65। ये माइनस साइन जो बीच वाला है ये फाइनल माइनस इनिशियल वाला माइनस साइन था, ये एज इट इज राइट। डिवाइड कर दो उसको रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स थी आपके पास 7.7 थी। ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय फोर्स आपको क्या दे रहा होगा, आपको दे रहा होगा टाइम की वैल्यू। जल्दी से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ यहाँ से बच्चों, मेरा कैलकुलेटर पे स्पीड बढ़ाओ। वही वही मल्टीपल आंसर आ गए भाई। फातिमा बेटा अपना कैलकुलेशन चेक करो। 0.065 है, मुझे 0.0 के आगे की वैल्यू बता दो। ठीक है, 0.065। ठीक है, इसको कोई 0.07 ना कर दे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड हो गया। फातिमा बेटा कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है, चलिए चलें जी, फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम रवा दवा। वो आपसे कहता है, ठीक है, वो आपसे कहता है कि a microphone and a cathode ray oscilloscope CRO are used to analyze a sound wave of frequency 5000 Hz. The phase that is displayed on the screen of the CRO is shown in figure. ओके, अब देखो ये एक ऐसी मिस्टेक है, नेगेटिव साइन वगैरह की तरह ख्याल रखना है इन सारी चीजों का अपने। पता है एक काम किया करें, मैंने हमेशा हर साल बच्चों को यही कहता हूँ कि आप ना अपने साथ एक नोटपैड कोई डायरी कुछ लिखा करें, रखा करें अपने साथ। और जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं ना उनको एक दफा लिख लें, दोबारा नहीं होगी, यकीन करें दोबारा नहीं होगी। सिर्फ उन मिस्टेक्स को लिख लें कि मैंने नेगेटिव साइन का ख्याल नहीं रखा, वो मिस्टेक दोबारा नहीं होने वाली आपसे। और साथ ही साथ जब आप देखें ना यार ये सीआरओ के सवाल तो मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, तो आपने साइड में सीआरओ लिख दिया, गाइड ड्राइव खोली, उसका आप लोगों ने क्या कहते हैं लिंचिंग देखा और आपने रिकॉल कर दिया। तो ये होगी थोड़ी सी स्मार्ट वर्जन। और ड्राइव खोलने की जरूरत नहीं, अब आप यूट्यूब पे जाकर के भी देख सकते हैं। अभी फुली सारी वीडियोस अपलोड नहीं हुई, लेकिन ये कि चंद वीडियोस अपलोड है, सीआरओ तो अपलोड हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ध्यान से दिन फिजिक्स, तो आपको मिल जाएगा। ये अभी सारी वीडियोज अपलोड नहीं हुई है, ठीक है ना। चलिए जी, तो माइक्रोफोन एंड ये सवाल हम पढ़ चुके हैं। उसने कहा डिटरमाइन, कुछ दिया हुआ फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। उसने बोला डिटरमाइन द टाइम बेस्ड सेटिंग इन सेकंड्स पर सेंटीमीटर। अच्छा नहीं गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो भाई, बस बेटा आज ही शाम में ही बनाया है आज। पता नहीं क्यों इतनी लेट ख्याल क्यों आया मुझे यूट्यूब चैनल बनाने की। चलें जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस तरह निकलेगा, टाइम पीरियड आपके पास निकलेगा 1/5000। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब मतलब ये है कि 0.2 मिली सेकेंड्स यहाँ से यहाँ तक का टाइम था। पहले तो मेरे 0.2 मिली सेकेंड्स को कंफर्म कर दो, मैंने सही निकाली है वैल्यू। जल्दी से कंफर्म करो, गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा, बिना वजह तुम लोग चेक है, तुम लोग छूटते ही आंसर करने चाहिए थे सर, कैसे गलत हो सकता है यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं। ये हो गया 0.1 और ये हो गया 0.05। मतलब क्योंकि आपके पास एक पूरी वेव 4 डिविजन्स के अंदर आ रही है, तो आपके पास जो डिविजन्स पर सेकंड होगा, ठीक है ना, तो वो होगा क्या कहते हैं टाइम पीरियड जो भी आ रहा है 0.2 मिली सेकेंड्स डिवाइडेड बाय आपने 4 कर दिया। तो ये रीडिंग आपके पास आनी चाहिए थी 0.0405 सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। सही बात है,
ये देखो कितने गुमराह लोग थे, मैंने बोला चेक करो मेरा आंसर, ये लोग चेक भी करने लगे। ये ईमान की कमजोरी की निशानी है। ये ईमान कमजोर होता है वो बच्चे ऐसी बातें करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं बेटा मेरे आंसर को चेक करो, आप कैलकुलेटर को तोड़ के बोलो सर मेरा आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। पुख्ता, पुख्ता होना चाहिए। सही है जी, आगे बढ़े। अच्छा सेकंड में बोला है, ये अच्छी बात आपने कर दी, ये बहुत प्यारी बात आपने की है, तो बेटा इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सेकंड्स बोला है तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 5 × 10⁻²। बस, बस देख लें आप, जमाना देख लें, हम फर्स्ट नहीं रहा टीचर के ऊपर, 0.05 था ना, हाँ ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे बातें सारी। अच्छा एक मिनट नहीं भाई, इतना भी ट्रस्ट नहीं करो यार, मुझसे कंफर्म कर लो। वो 0.05 × 10⁻⁻5 × 10⁻5 होना चाहिए था, क्योंकि वो 0. हाँ, एक्चुअली वो 0.05 मिली था ना। तो या तो आप टेंस, इसको आप 10⁻³ लिख दोगे, या फिर आप बेहतरीन तरीके का ये है कि आप लिखो 5 × 10⁻⁻, क्या कहते हैं, -5, ठीक है ना, सॉरी प्लस, हाँ -5। ठीक है, देखो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा, नजर लग जाती है फौरन। ये ये होता है, सवाल गलत है। लेकिन ये जो चीजें है ना कि ये सवाल गलत होगा, ये अभी अच्छी लग रही है। हम्बल्ड विद इन सेकंड, गेस 2 सेकंड में करोड़ दिखाने बोला, बड़े चौड़े हो रहे थे, तुम नीचे बैठ जाओ। अच्छा, अच्छा आप ये देखे चले, आपने अगर गलत बात भी करनी है ना, आप इतने कॉन्फिडेंस से करें, सामने वाला बोले हाँ यार मैं ही गलत हो सकता हूँ, इसका कॉन्फिडेंस तो लाजवाब है इसमें। सही है ना। चले जी, अब आगे वो आपसे बोला है, असल में मैं चेक कर रहा था यार, कोई गलती देखो ना फौरन मुझे बता दिया करो, प्राइवेट मैसेज पे बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब ये चीजें यूट्यूब चैनल पे जाएंगी तो कहाँ चलेगा काम धंधा अपना, समझ रहे हैं? चले, अब गौर से देखें। वो आगे कहता है आपसे, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन इज नाउ इंक्रीज फ्रॉम, यार यार से लव यू यार। चले, वो कहता है द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन इज नाउ इंक्रीज फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ आई टू अ न्यू वैल्यू ऑफ 3i. The frequency of the sound is unchanged. Assume that the amplitude of the trace on the CRO screen is proportional to the amplitude of the sound wave. ठीक है, इसका इज द न्यू ट्रेस। अच्छा, उसने अगर इंटेंसिटी को आई से 3i किया है, तो आपके हिसाब से एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। देखें, ऐसा है कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू a², ठीक है, एंड द न्यू इंटेंसिटी वुड बी इक्वल टू न्यू वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ऐसा ही है, न्यू इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 3i, जिसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा मैं बहुत लंबा करके बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी कन्वर्जन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ। 3i का मतलब है 3a², तो सही है। तो आपके पास, अच्छा पहले जो एम्पलीट्यूड था ना आपके पास, एम्पलीट्यूड वाज √i। एक चीज ध्यान में रखें, क्योंकि हमें, हाँ एग्जैक्टली exactly, हमें √i चाहिए था। तो अब जो आप इंटेंसिटी, अब आपके पास जो a² है वो हो जाएगा आपके पास थ्राइस, वो हो जाएगा आपके पास, क्या कहते हैं, 3i, तो दैट वुड बी
अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। अंडर रूट 3 का मतलब क्या है? अंडर रूट 3 की जरा डेसिमल में वैल्यू निकालिए तो जरा। अंडर रूट 3 का मतलब ये है कि, सॉरी, एम्पलीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया, दिस इज द न्यू एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। अच्छा, तो अंडर रूट 3 का मतलब है कि न्यू एम्पलीट्यूड है आपके पास 1.73 प्रीवियस पे, राइट। अब इफ दिस इज 1, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1.2, 1.4, 1.6 एंड 1.7 समथिंग ओवर हेयर 73 या और नीचे, ठीक है ना। और इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू चली जाएगी आपके पास कुछ 1.7 ये। तो अब आपने जो वेव बनानी है, जो न्यू वेव आपने स्केच करने हैं यहाँ पे, दैट वुड बी, गंदी वेव बन रही है, ठीक है। अच्छा, तीनों वेव बना के दिखानी है, ठीक है, पूरा कंप्लीट ऐसे। दिस वुड बी दी न्यू वेव जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1.73 टाइम्स इंक्रीज हो चुका हुआ होगा आपके पास। आई बात समझ में? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे उसने आपसे बोला कि एन अरेंजमेंट, ठीक है, एन अरेंजमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटरफेरेंस यूज इंटरफेरेंस यूजिंग लाइट इज शोन, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके पास सामने रखा हुआ है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी आगे डेफिनेटली बताई भी होगी, लेकिन डायग्राम से अंदाजा हो रहा है। तो वेवलेंथ है आपके पास 630 नैनोमीटर का, स्लिट सेपरेशन है आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁴ का। एक्स और डी के बारे में उसमें कोई खास बात की नहीं है हमसे, ठीक है। उसने हमसे कहा द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 630 नैनोमीटर, ये हम देख चुके हैं। द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डबल स्लिट, द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट इज 3.6 into 10⁻⁴. The perpendicular distance is d. Coherent light waves from the slits form an interference pattern of bright and dark fringes on the screen. The distance between the two centers of two adjacent bright fringes, मतलब x, is 4 into 10⁻³ ये दिया हुआ है आपको फ्रिंज सेपरेशन, जिसको हम x के नाम से जानते हैं। The central bright fringe is formed at P. Central bright fringe is formed at P. ठीक है, सेंट्रल पॉइंट हो गया आपको। उसने बोला एक्सप्लेन व्हाई अ ब्राइट फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स मीटिंग एट पॉइंट P। पॉइंट P पे जो वेव्स मिल रही हैं उनसे एक ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलेगी? आप लिखेंगे कि P पर जो दो वेव्स मिल रही हैं उनके दरमियान फेज डिफरेंस जीरो होगा, उनके दरमियान पाथ डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, आप इन फेस या 2n पाई या एन लेमडा वाली बात अगर करेंगे यहाँ पे तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो बहुत अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेंट्रल जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। सेंट्रल मैक्सिमा पे तो लाजमी तौर पे दोनों चीजें, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। तो अगर वो बोलता है भाई कहीं पर भी मैक्सिमा क्यों बन रहा है, तो आप बोल देते जी वहां पर फेज डिफरेंस होगा 2n पाई और पार्ट डिफरेंस होगा एन लेमडा, वो जनरल टर्म हो जाता, एन ऑर्डर नंबर हो जाता है। यहाँ पर आपके पास जीरो है, तो आप स्पेसिफाई करेंगे द वेव्स मीटिंग एट पॉइंट पी मस्ट बी हैविंग या आर हैविंग अ फेज डिफरेंस जीरो, पार्ट डिफरेंस जीरो, ठीक है। तो मैं बस शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, फेज डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो, ठीक है। उसके बाद उसने बे इंतहा आसान सवाल ये पूछा है आपसे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पे सिर्फ महारत फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या था आपके पास? रिलेशन था आपके पास, एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा डी ओवर ए। आपको चाहिए जनाब डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एक्स इंटू ए बाई लेमडा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यूज पुट इन करनी है। एक्स की वैल्यू उसने आपको दे रखी हुई है 4 × 10⁻³ अच्छा, ए की वैल्यू उसने आपको दे रखी हुई है 3.6 × 10⁻⁴।
और वेवलेंथ है आपके पास 630 नैनोमीटर। 2.3। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मतलब ये स्पीड होनी चाहिए कि मैं सर ना उठाऊं और जवाब मेरे सामने लिखा हूं। तब तो मजा आए पास कोर्स करवाने पर। ऐसा है। क्या चलेगी आपके पास वैल्यू? 2.3 सबके पास ये वैल्यू आ रही है। चले जी। अच्छा, आगे वो आपसे बोलता है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन बी इज नाउ वेरी। दिस कॉजेस दिस कॉजेस अ वेरिएशन इन डिस्टेंस एक्स। एक्स क्या है आपके पास? फ्रिंज सेपरेशन है। ठीक है। ओके। द डिस्टेंस डी एंड द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट्स आर अनचेंज, मतलब डी और उसको चेंज नहीं कर रहे। स्केच द ग्राफ टू शो दैट द वेरिएशन एक्स विद लेमडा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का हमें चाहिए। तो बताइए जरा क्या होना चाहिए, किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए आप लोगों के पास यहाँ। सबसे पहली बात, मुझे ये बताओ अयान, क्या ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? अभी अयान, चलो जी, गुड हो गई ये बात तो। बेटा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। फॉर्मूला है एक्स का लेमडा डी ओवर ए। तो 400 इज ए नॉन जीरो वैल्यू, डी नॉन जीरो वैल्यू है, ए नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्राफ किसी वाई इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा। देखिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू, मैं समझाता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा डी ओवर ए, जिसमें से इसको आपने कांस्टेंट रखा हुआ। कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है। तो आपके पास बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपने लेमडा जीरो थोड़ी किया है। लेमडा की वैल्यू नॉन जीरो है ना, तो यहाँ पे 400 रखोगे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा आपके पास। तो आपके पास एक इस टाइप का बराबर है। ठीक है। अगर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू जीरो होती ना, तब तो ये डेफिनेटली जीरो से स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी लेमडा की वैल्यू 400 से स्टार्ट, नॉन जीरो वैल्यू से। इसलिए ग्राफ कुछ ना कुछ तो बात होगी वहाँ पे, कुछ ना कुछ तो एक्स की वैल्यू रहेगी बात। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पॉइंट। चलो भाई, डिफाइन कीजिए कुलसुम बाजी। एकदम चौक जाता है मैंने सर, नाम ले लिया अचानक यार, सुकून से सोते हुए क्लास ले रहे थे। जल्दी बताओ कुलसुम, अब तो आप ही बताओगी। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पॉइंट। मैं पेपर असाने में मजा आया करने में, तो तुम तफरी अगर मैं मेरे साथ। वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इन ड्राइविंग 1 कूलम चार्ज अक्रॉस अ पॉइंट। और ये जो बच्चे साइन इन करके भाग जाते हैं ना, उनका देखना एक दिन लंदन का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। चलो जी। बेटा वर्क डन बाय यूनिट चार्ज ड्राइविंग, मतलब नहीं नहीं, इसको इस तरह ना लिखो, ड्राइविंग 1 कूलम करंट। एक तो 1 कूलम करंट तुमने गलत लिख दिया है, ठीक है ना। 1 कूलम चार्ज होना चाहिए था, 1 एम्पेयर करंट होना चाहिए था, ये तो बात अलग हो गई है। ठीक है ना। तो इसको आप दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज टू फ्लो थ्रू अ काउंटर। है, ये क्या बात कर दी? नहीं बेटा, उसने आपसे ना पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछी है। ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल का तो कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, आपने सीधा सीधा डेफिनेशन बतानी है उसकी। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे वर्क डन बाय यूनिट चार्ज टू फ्लो थ्रू अ कंपोनेंट, ये जो हमने लिखी थी।
आप उसको ये भी लिख सकते हो कि एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स अक्रॉस द कंपोनेंट। ठीक है ना, दोनों चीजें हम लोगों ने अपने लेक्चर्स के अंदर लिखी थी। ठीक, डेफिनेशन पूछी उससे। यहाँ पे पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहता है द वेरिएशन विद पोटेंशियल वी ऑफ द करंट आई इन अ सेमी कंडक्टर डायोड इज शोन। सेमी कंडक्टर डायोड का पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस का आपको शो कर रखा हुआ है ग्राफ। उसने बोला यूज फिगर 6.1 टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इन द रेंज V0 से V2.5। V0 से V2.5 आपके पास ये वैल्यू, यहां से लेके यहां तक अब करंट जीरो है, वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस होती है आपके पास वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज है आपके पास 2.5 एंड करंट है आपके पास जीरो। इस बात को क्या कहते हैं? बिल्कुल इनफाइनाइट। आप लिखोगे इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे बोला द वेरिएशन इन इफ एनी इन द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एज वी चेंजेस फ्रॉम 0.75 टू 1। 0.75 मतलब यहां से लेके यहां तक क्या कोई वेरिएशन है? अब इसका जो ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट आपको रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, नो चेंज, नो वेरिएशन, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो नो चेंज इन रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? क्यों नो चेंज? क्योंकि बेटा ग्रेडियंट कांस्टेंट, तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो आपके पास, इसका ग्रेडियंट 1/r के बराबर, सिंस दिस इज कांस्टेंट दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, चलो। उफ, बेहतरीन आ गया सवाल। चलें जी। वो कहता है अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर एक्स वायर, a fixed resistor and a variable resistor as shown in figure 6.2। ठीक है, आपके पास एक पोटेंशियोमीटर का जो है ना वो सर्किट लगा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 2.7 का टोटल करंट है जो बैटरी से गुजर रहा है। आपके पास एक्स वाई के पैरेलल दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं 5 ओम्स का, और क्या कहते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज 1.5। इसका मतलब है कि यहाँ जो करंट जा रहा होगा दैट विल बी 1.2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल करंट आ रहा था 2.7। ये सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेशन चलना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आप सवाल पढ़ें। उसने बोला कैलकुलेट द करंट इन दी रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, तो भाई 2.7 का तो टोटल था जो यहाँ से आ रहा था, यहाँ चला गया 1.5, बचा आपके पास 1.2। आपने सीधा सीधा लिखा 1.2 एम्पीयर। उसके बाद उसने डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, सिंस 12 वोल्ट की बैटरी के पैरेलल ये लगा हुआ है। ठीक है, और आपके पास ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। ठीक है, रेजिस्टेंस सॉल्व करने में। अच्छा, यहाँ के अगर मैं वोल्टेजेस मालूम कर लूँ, क्या वैल्यू दी हुई है रेजिस्ट वेरिएबल रेजिस्टर की? तो मैं डायरेक्टली कर लूँ वरना मेहनत करनी पड़ेगी। चले बेटे, यहाँ के अगर मैं वोल्टेजेस मालूम कर लूँ, उसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ 12 से, ठीक है, इसको मैं V1 कर दूँ, तो मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। करंट मेरे पास है 1.5, एग्जैक्टली 20 का। ठीक है ना, लेकिन पहले 20 का लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपने निकाला V1 की वैल्यू। V1 की वैल्यू आपने निकाली I/R से 1.5 मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज 5। ठीक है बेटे, ये वैल्यू आई आपके पास 7.5। 7.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 4.5 का पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, दोबारा 20 आई आर लगेगा
तो V2 करंट वही है, रेजिस्टेंस आपके पास वेरिएबल की आएगी सिर्फ। तो दिस इज 4.5, करंट की वैल्यू इज स्टिल 1.5 एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर आपके पास आ जाएगी यहाँ से 3 ओम्स। 3.75 क्या निकाला है भाई आपने? क्लियर है बच्चों? 3.75 आयान किस चीज की वैल्यू बोल रहे हो बेटा? 3.75 से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नहीं शहजादे, 1.5 यूज होगा ना। उसने आपसे जो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर आपके पास यहाँ लगा हुआ, और यहाँ जो करंट जा रहा है दैट इज 1.5। ये करंट है आपके पास 1. तो बस ये जो माई बैड है ना, ये माई बैड यहीं पे रखना, वहां नहीं करना, वरना वेरी बैड हो जाएगा। सही है ना? अच्छा, अब वो कहता है वायर एक्स वाई हैज अ लेंथ ऑफ 2 meters, पॉइंट जी ऑन द वायर इज अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 meters फ्रॉम पॉइंट एक्स। The fixed resistor is now is connected to the variable resistor at point W. ठीक है, determine the potential difference between W and Z। बेहतरीन हो गया। W and Z का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक वोल्ट मीटर प्लेस करूँ, देखो यहाँ का पोटेंशियल तो मुझे पता है। कैसे पता है? यहाँ का पोटेंशियल है 7.5, क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेट किया था। देखो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो यहाँ पर कितना होगा? 7.5। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक वोल्टमीटर लगाऊंगा, 7.5 रीड करेगा, राइट? यहाँ का पोटेंशियल मुझे चाहिए। अब यहाँ का पोटेंशियल किस तरह करेंगे हम? हमें पता है कि जो लेंथ का रेशियो होगा ओवर दी ओवर दी टोटल लेंथ, वो ही आपके पास वोल्टेज का रेशियो होगा, ऐसा। ठीक है, लेंथ है आपके पास 1.6/2, मतलब ये लेंथ 1.6 थी, लेंथ 2 है आपके पास। एंड वी एक्स वाई आपको चाहिए है, यह आपने एज इट इज रखा। एंड क्योंकि ये इसके पैरेलल लगा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज हो जाएंगे 12। ठीक है जी। तो जल्दी से जरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। 9.6। तो वी एक्स वाई आपके पास होगी 9.6, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 9.6। आपको चाहिए वी जी डब्ल्यू। ठीक है, तो वो किस तरह होगा? वो होगा वी जी माइनस वी डब्ल्यू। जी का पोटेंशियल हमने 9.6 निकाला, एंड दिस इज 7.5। तो ये आपके पास आ जाता है 2.1। आई बात समझ में? आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा। बहुत ही लवली प्यारा सा सवाल था ये। हमने रेशो से, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट इसका, उससे इसको सॉल्व कर लिया। आगे सवाल आ रहा है आपके पास थोड़ा सा थियोरेटिकल। वो आपसे कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज नाउ इंक्रीज्ड by considering the currents in every part in the circuit state and explain whether the total power produced by the battery decreases, increases or stays the same। अच्छी बात है। ठीक है, वेरिएबल रेशियो को इंक्रीज किया। बेटा उसने क्या किया? उसने ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपके पास यहां से गुजरने वाला करंट क्या हो जाएगा?
डिक्रीज। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस करंट? देखो, अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो फिक्स्ड है, अगर इसका रेजिस्टेंस देखा जाए तो फिक्स्ड है, लेकिन इसका करंट देखा जाएगा तो भी वो रहेगा आपके पास फिक्स्ड, क्योंकि आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहे हैं। दिस करंट रिमेन सेम, दिस करंट डिक्रीजेस, जिसकी वजह से आपके पास ओवरऑल करंट ऑफ द बैटरी डिक्रीजेस। ओवरऑल करंट ऑफ द बैटरी डिक्रीज हो जाती है तो बैटरी की जो पोटेंशियल है वो आपने चेंज नहीं किया है, बैटरी का करंट आपने डिक्रीज कर दिया है, तो जो पावर प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, यहाँ पे जो करंट जा रहा है इस वाले में, एक्स वाई में, एक्स वाई के अंदर जो करंट जा रहा है वो है आपके पास वी एक्स वाई, मतलब 12 डिवाइडेड बाय आर एक्स वाई, मतलब 2। आप इसमें से किसी भी चीज को चेंज नहीं कर, ठीक है ना। आर एक्स वाई की वैल्यू बल्कि है ही नहीं हमारे पास, या नहीं, आर एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं हो तो उसकी लेंगे मैंने। चले, तो आपने ना इसको चेंज किया ना इसको चेंज किया, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला आपके पास, तो ये आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिलहाल अलबत्ता क्या हो रहा है आपके पास, ये वाला करंट क्या हो गया आपके पास, रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो टोटल करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। क्यों करंट कम हो रहा है? देखो, V इज टू आई आर होता है, ठीक है ना। आप वोल्टेज आपने फिक्स रखे हुए 12 ही है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा। ये वाला करंट कम हो गया, ये वाला फिक्स्ड है, तो ये जो टोटल करंट है ये आपके पास क्या हो चुका हुआ है, रिड्यूस। इसके रिड्यूस होने से आपके पास जो टोटल पावर है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस बात को पहले तो मुझे बताइएगा, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर इस बात को 3 नंबर के लिए हम लोगों ने लिखना किस तरह है वो बात आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए जी, आप लिखेंगे एज, कोई नाम दिया हुआ इसने, नहीं नाम दिया, ठीक है। हम लिखेंगे कि एज रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर increases, I through it, and 5 ohm resistor decreases. Current through resistive wire remains same, ठीक है। मैं मैं आई स्क्वायर आर से भी कम समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस रिमेन सेम, आई थ्रू रेजिस्टेंस रिमेन सेम, क्यों? एज वी एक्स वाई एंड आर एक्स वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आपने लिखी एम बार, total current of the circuit decreases, and hence total power reduces, ठीक है। अच्छा अयान, आई स्क्वायर आर से भी इसको लिख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वहां पे आई है तो तुम्हें करंट की सारी लॉजिक तो बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आई स्क्वायर आर को देखो तो आई स्क्वायर आर में ये आर टोटल रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टर आपके पास ये लगा हुआ था, ये था आपके पास वायर की रेजिस्टेंस, एक ये लगा हुआ था,
इसमें इसमें से आपने इस वाले रजिस्टर को रिड्यूस कर दिया, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन रिड्यूस हो गया। इस कॉम्बिनेशन के रिड्यूस होने से आपके पास ये रिड्यूस हो गया, तो करंट भी कम हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस भी कम हो रही है, तो टोटल पावर तो अल्टीमेटली कम हो जानी चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर टू एवरीवन? चले जी आगे बढ़ते हैं। बेटा लास्ट सवाल है, चले हिम्मत करके इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। अरे नहीं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया भाई, वाह वाह। अकेला मैं कर रहा हूँ ना तो बड़ी जल्दी हो गया। न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, न्यूक्लियाई आइसोटोप्स है, सेम एलिमेंट है। न्यूक्लियाई एक्स इज अनस्टेबल एंड इमिट्स बीटा पॉजिटिव, ये बीटा पॉजिटिव इमिट करता है और न्यूक्लियस जी में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। By comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge of the nucleus is less than, same, or greater than the charge of nucleus Y and Z. By comparing the number of protons in each nucleus. ठीक है, ओके। देखें, अगर मैं न्यूक्लियस Y की बात करूंगा तो न्यूक्लियस Y में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस X के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो आपके पास चार्ज भी जो होगा न्यूक्लियस का वो सेम होगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस जी की बात करूंगा तो सिंस बीटा पॉजिटिव इमिट किया है, बीटा पॉजिटिव कैसे इमिट करता है? बीटा पॉजिटिव इमिट होगा जब एक प्रोटॉन कन्वर्ट होगा एक न्यूट्रॉन के अंदर, साथ ही साथ आपके पास न्यूट्रिनो निकलता था और बीटा पॉजिटिव निकलता था। नाउ सिंस न्यूक्लियस जी हैज वन लेस प्रोटॉन, तो उसका चार्ज विल बी लेसर देन दैट ऑफ एक्स। ठीक है, तो सिंस Z has one less proton, hence the charge on it is lesser than that on X. Clear to all? सिंपल सी बात। उसके बाद उसने बोला कि हेड्रॉन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स क्लासेस P and Q. Group P is baryons. State the name of the group Q. Q का क्या नाम था? हेड्रॉन्स दो फैमिली थी, मीजॉन्स। देखो, हेड्रॉन बड़ी फैमिली है, उसके बाद एक बैरियन आता है और एक मीजॉन्स आएगा। ठीक है, राइट। चलिए जी, डिस्क्राइब इन जनरल जनरल टर्म्स द कॉर्क स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स दैट बिलोंग टू ग्रुप क्यू। ग्रुप क्यू आपके पास कौन से होते थे? आपके पास एक कॉर्क होता था और एक एंटी कॉर्क होता था। ठीक है, तो आप लिखेंगे वन कॉर्क एंड वन एंटी कॉर्क। आई बात समझ में? मेरे बच्चों, चलिए, तो अच्छी बात यह है कि अलोंग विद